नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा। मोटावेटरी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बात करेंगे बेसिक पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो जो है वो हार्मोन रिलेटेड है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो हार्मोन के डाले हैं और आज तीसरा वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन छोटे छोटे रूपों में एग्जाम्स में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको दुविधा देते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी से आता है और हम जनरली कांटेक्ट में नहीं होने की गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती हम ना करें, इसलिए हम इन वीडियोस को डे टू डे देखते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, फर्स्ट पॉइंट हम लें इसकी खोज के बारे में। खोज तो हम पाएंगे कि जापान के खेतों के अंदर, जापान में जो खेती होती है उसमें अधिकांश वेटेज जो है वो चावल की खेती का है। चावल उगाए जाते हैं। जो चावल के खेत हैं उन चावल के खेतों के अंदर अचानक से ऑब्जर्वेशन करने में दिखा कि चावल के सामान्य पौधों की जो हाइट है उसके अंदर कभी कभी अचानक से हमें एक ऐसा पौधा दिखा जो सामान्य से लंबा था। इसे मूर्ख नवोद्भिद कहा गया, यानी इस बीमारी का नाम मूर्ख नवोद्भिद कहा गया। फुल सीडलिंग नाम दिया गया, मूर्ख नवोद्भिद। बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो अलग से व्यवहार करे, जो ऑड व्यवहार करे, उसको हम मूर्ख कहते हैं। ये सारे नवोद्भिद हैं और इनके बीच में इस 1 या 2 प्लांट ने अलग सा व्यवहार किया है तो उसको हमने मूर्ख नाम दिया है। क्योंकि नवोद्भिद ने किया है इसलिए फुल सीडलिंग नाम हमने इसको दे दिया है। बाद में इसी रोग को बैकेन रोग भी कहा गया। बैकेन रोग इसी का एक और नाम है, बैकेन रोग। कुरोसावा नामक साइंटिस्ट हुए, कुरोसावा, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया, जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। कुरोसावा ने बताया कि बेसिकली ये जो रोग है या ये मूर्ख नवोद्भिद जो रोग है चावलों की खेती में पाया जाता है वो एक विशेष प्रकार के कवक की वजह से है, फंजाई की वजह से है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक को इन्होंने अलग किया और अलग करके इसके रस को एक्सट्रैक्ट किया, रस प्राप्त किया इसका। और रस प्राप्त कर इन्होंने जब इन्हें स्वस्थ पौधों पर डाला, जो कि नॉर्मल हाइट वाले प्लांट थे, उनके ऊपर डाला तो इन्होंने देखा कि ये पौधे भी रोग ग्रसित हो गए या रोगी हो गए। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि इस पदार्थ के अंदर ही कुछ ऐसी नेचर है जो ये रोग उत्पन्न करती हैं। उसके बाद में याबुटा और सोमुकी नामक वैज्ञानिक ने इस कुरोसावा के बाद में याबुटा, हायाशी और सोमुकी, हायाशी का नाम है, इस कवक से एक रसायन को सेपरेट किया जिससे 6 कार्बन वाली श्रृंखला थी। और इस रसायन को उन्होंने प्राप्त किया, 6 कार्बन वाली जो श्रृंखला है, और इसे एक नाम दिया जिब्रेलिन। नेम रखा है उन्हें जिब्रेलिन। तो केमिकली एक्सट्रैक्ट करने का जो श्रेय है वह याबुटा, हायाशी को। उसके बाद ब्रांड और उनके सहयोगियों ने इसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया। 100% ब्रांड और उनके साथ ही केमिकली 100% शुद्ध जिब्रेलिन को प्राप्त किया। और इन्होंने बहुत सारे टैग्स भी खोजे और इनके 100 से अधिक प्रकारों का पता लगाया। डिस्कवर more than 100 types of gibberellin।
100 से अधिक प्रकार के जिबरेलिन्स के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने सुविधाजनक रूप से इसका नाम दे दिया GA1, GA2, GA3 एंड GA100। ये जिबरेलिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से इन्होंने इसके नाम को दिया और इनके रासायनिक सूत्र के बारे में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है GA3, इसका रासायनिक सूत्र है C90S22O6, C19H22O6 ये है। और बाकी में थोड़ा बहुत अंतर है, कार्बन की संख्या में अंतर आता है, जैसे कि एक की हम बात करें ज्यादा लंबी जोड़ी सबकी आदमी एक ही आदमी, तो इसका जो सूत्र है C19H24O6 है। इसके GA2 की बात करें तो इसका सूत्र है C19H26O6। मीन्स थोड़ा बहुत अंतर चलता है, CHO पाया जाता है और कार्बन की परसेंटेज में कुछ चलता है। आप मोस्टली ये वाला याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है GA3। जिबरेलिन का संश्लेषण प्रवाह शीर्ष, तरुण पत्तियों, तरुण बीजों और भ्रूण होता है। ऑक्सीजन की बात ये बाउंडेड नहीं है, ऑक्सीजन का जो संश्लेषण है वो रिस्ट्रिक्टेड है एपिकल मेरिस्टेम में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिबरेलिन जो है वो पौधे के उन सभी भागों में बनता है जो न्यूली बॉर्न है, जो डेवलप हो रहे हैं। इट मीन्स चाहे वो नया भ्रूण हो, नई पत्ती हो, नया मेरिस्टेम हो, नया बीज हो, जो भी नया है अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उन सभी जगह पर जिबरेलिन को हम देख सकते हैं। जिबरेलिन का संश्लेषण हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रासायनिक प्रकृति की, रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप अगर आपको याद है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जिबरेलिन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जिबरेलिन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जिबरेलिन का जो प्रीकर्सर है वो कॉरिन है। कॉरिन नामक एक सब्सटेंस है, कॉरिन, जो कि एसिटाइल CoA का प्रीकर्सर है, पूर्वगामी है। एसिटाइल CoA का पूर्वगामी माना गया है। इससे बनता है, इनमें विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम गिबेन रिंग कहते हैं। गिबेन रिंग की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस टाइप से गिबेन रिंग हमें देखने को मिलती है। दो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग जो है वो साइड बाय साइड होती है, जो आपस में पेंटोज वगैरह से जुड़ी होती है। इस प्रकार से कनेक्टेड है टू रिंग। और यहाँ पर नीचे की ओर हमें इनको जोड़ने वाली भी एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पर COOH समूह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नेचर अलग अलग प्रकार के समूह हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली CH2 यहाँ मिलेगा, OH आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा GA3 की अगर बात करें तो GA3 में यहाँ पर O समूह CO से बना, CO जो कार्बन ऑक्सीजन समूह से जुड़ा होता है, और ये समूह जो है वो इस पॉइंट से यहाँ CH3 से जुड़ा होता है। OH ग्रुप यहाँ पर मौजूद होता है। और इस प्रकार की संरचना है, ये GH3 की संरचना है। इससे भले वो आप इनको छोड़ दीजिए, इस संरचना को बेसिकली गिबेन रिंग कहा जाता है। गिबेन रिंग की वजह से इसका नाम जिबरेलिन है। तो रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये सभी जो है वो टर्पिन्स हैं। टर्पिन्स कहलाते हैं। तो 3 पॉइंट कॉरिन से एसिटाइल को और फिर टर्पिन्स का निर्माण होता है। तो ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज में इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं जिबरेलिन की कार्य की। जिबरेलिन ऑक्सीजन की भांति ही, बल्कि कई बार तो ऑक्सीजन से भी बढ़कर
महत्वपूर्ण कार्य करता है। और हम यहाँ पर देखें तो पाएंगे कि जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जिसको हम जिब्रेलिन के अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं वो है इसका दीर्घिकरण प्रभाव। तने के अंदर दीर्घिकरण इफेक्ट आप और जिनकी वजह से देख सकते हैं। सामान्य रूप से जो बोने पौधे होते हैं, जेनेटिकली बोने भी जो शामिल हैं, उनकी नोड या एंटीनोड के जो बीच का स्पेस है वो काफी कम होता है, इसकी वजह से पौधा बोना होता है। काफी कैटेगरीज ऐसी है जहां पर बोने पौधे की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जैसे कि गन्ना, बांस एक्सेट्रा। तो वहां पर जब हम जीके का स्प्रे कर देंगे तो उसकी वजह से तना जो है वो लंबाई में काफी बढ़ जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि करेगा। इस प्रकार की जो क्रिया है उसे हम बोल्टिंग कहते हैं। जो जिब्रेलिन का स्प्रे करके हमने किया है तने को लंबा, इसे हम बोल्टिंग कहते हैं। तो ये आनुवांशिक रूप से जो बोने पौधे हैं उनको भी लंबा करने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 2 को हम बात करें तो ए निषेक फलन की बात करते हैं। ए निषेक फलन सेकंड पॉइंट, और जिनमें भी हमने बात की थी। ए निषेक फलन बिना निषेचन के फल, उसमें GA मोस्ट इफेक्टिव है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन की तुलना में। यहाँ पर हम बिना बीज वाले फल बना सकते हैं, जिनमें खास तौर पर टमाटर, सेब और नाशपाती। टमाटर, सेब और नाशपाती के जो फल हैं उनको हम ऐसा करवा सकते हैं। टमाटर, सेब और नाशपाती, इनके अंदर हम जब इनके फलों के ऊपर या इनके पुष्पों के ऊपर, पुष्पों के ऊपर जब हम जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो ये सीधे फल में परिवर्तित हो जाएगी और फल में परिवर्तित होने के दौरान बीजों का निर्माण नहीं होगा, इसलिए बीज फल हमें बीज रहित प्राप्त होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बसंतीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बसंतीकरण। इसको आप फॉल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, बसंतीकरण। द्विवर्षीय पौधों की खास बात होती है, द्विवर्षीय पौधे जब भी कभी कहीं भी उगते हैं तो उनके बीजों को एक स्पेसिफिक तापमान ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उन्हें उपचारित करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो पुष्पन नहीं दे सकते हैं। तो द्विवर्षीय पौधों में इस काल को समाप्त करने के लिए इनमें प्रथम वर्ष में ही जिब्रेलिन का स्प्रे, शुरुआत में जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो इनको ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहले साल में ही, प्रथम वर्ष में ही पुष्पन दर्शा देते हैं और ये तापमान चाहे हो और चाहे नहीं हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर ऐसा नहीं करे तो द्विवर्षीय फसल पहली बार में तो कार्यप्रति दर्शाएगी। जब उसके अंदर पर्टिकुलर सीजन आ जाएगी, मतलब 0 से 5 डिग्री तापमान से गुजर जाएगी तो नेक्स्ट ईयर में उनके अंदर पुष्पन होगा। लेकिन जिब्रेलिन के प्रभाव से ऐसा कुछ नहीं है। जिब्रेलिन के प्रभाव से प्रथम वर्ष में ही चाहे 0 से 5 डिग्री तापमान आया हो या नहीं आया हो, ये सामान्य पौधों की तरह पहले वर्ष में ही वृद्धि दर्शाना शुरू कर देते हैं। अगला है इफेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। इफेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन के प्रभाव, 4th नंबर, किण्वन पर प्रभाव। किण्वन पर प्रभाव की बात अगर हम देखें तो पाएंगे कि ये कवक द्वारा है, तो कवक जिब्रेलिन बना रहा है, फंजाई प्रोड्यूस जिब्रेलिन। तो जब हम बैक्टीरिया में इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक किण्वन को प्रमोट करेगा, फिर किण्वन की क्रिया को
मक्का के अंकुरित बीजों में अल्फा एमाइलेज का निर्माण बढ़ जाता है। मक्का के जो अंकुरित बीज हैं उनके अंदर अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू इट। इस वजह से ये इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिबरेलिन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अन्य भी हमने मुख्य उपयोगी की बात की है। और आप सीक्वेंस साइज चलेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन की 2 वीडियो हमने पहले से डाले हुए हैं। उसके बाद में जिबरेलिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप सामने है, छोटा सा हमें बताया है, ज़्यादा लंबा थोड़ा नहीं है। तो ये शॉर्ट अगर आप देखें तो आप फटाफट इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऑक्सीजन जिबरेलिन इन दोनों से मोस्टली आते हैं। तो ये दोनों हो गए हैं। अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट लगता है तो अगला वीडियो उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप कोरोना में आप अपने घर पे रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको करनी भी चाहिए। एग्जाम होना लगभग तय है। 3rd ईयर का तो पक्का ही पक्का होना है। 2nd ईयर और 1st ईयर के भी इस बार होने के चांसेस हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई जारी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।